सुबह उस वक्त आंख खुली जब खोली के बोसीदा दरवाजे की दर्जों में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। दरवाजे पर मखसूस दस्तक हुई। ये दस्तक जीनत का सिग्नल था। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। मेरे सामने कश्मीर के हुस्न की जिंदा मिसाल एक लड़की की शक्ल में मौजूद थी। मैं मबहूत सा होकर वहीं खड़ा रहा। लड़की मुझे महवे हैरत देखकर मुस्कुरा दी। बोली, मेरा नाम जैन है, मैं तुम्हारे लिए चाय रोटी लाई हूँ, क्या तुम पीछे नहीं हटोगी? मैं जल्दी से पीछे हट गया। दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा दी। जैन चावलों की बोरियों के पास जमीन पर बैठ गई और टोकरी से नाश्ता निकाल कर मेरे सामने रख दिया। बोली, अम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम मुझसे बिल्कुल न डरो। जैन ने कहा और फिर खुद ही हंसने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे हंसी की ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है, लेकिन ये मेरा वहम भी हो सकता था। जैन प्याली में नमकीन चाय उंडेल रही थी। बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे अपना फर्जी नाम बताया तो वो बोली, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा असली नाम नहीं है। हमारे पास जो मुजाहिद आता है वो कभी हमें अपना असली नाम नहीं बताता, उसे बताना भी नहीं चाहिए। तुम लोगों को यही तरबियत दी जाती है। आखिर तुम लोग अपने वतन की खातिर जान हथेली पर रख कर दुश्मन के अंदर घुसाते हो। ये तो मौत के मुंह में आने वाली बात है। मैं चाय पी रहा था और जैन की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। वो कह रही थी, मैं फूफी के गांव गई हुई थी। फूफी का गांव यहाँ से पैदल काफी दूर है, 3-4 घंटे घोड़े पर भी लग जाते हैं। मैंने यूं ही उसकी दिलचस्पी की खातिर पूछा, तुम्हें अपनी फूफी का गांव अच्छा लगता है क्या? उसने किसी कदर चौंक कर मेरी तरफ देखा। बोली, ये तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? गांव तो सभी अच्छे होते हैं, और फिर वो गांव तो बड़े अच्छे लगते हैं जहां प्यारे रिश्तेदार हों। मैं कोई रोज रोज थोड़े ही जाती हूँ, महीने में 1-2 बार तो फेरा लग ही जाता है। मैंने हंसकर कहा, जब तो तुम्हें अपनी फूफी से बड़ा प्यार होगा। उसके कानों में चांदी के कांटे थे। एक कांटे पर उंगली चलाते हुए बोली, मेरी फूफी जान भी तो मुझसे बड़ा प्यार करती है। अच्छा, अब तुम ज्यादा बातें न करो, बाहर कोई सुन लेगा। अगरचे यहाँ नाले पर से साल में 1-8 बार ही कोई गुजरता है। चाय खत्म करके मैंने प्याली जमीन पर रख दी। नमकीन चाय बालाई वाली थी। पीते हुए थोड़ी सी बालाई मेरे होंठ के नीचे तक चिपक गई। मैंने रुमाल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। जल्दी में रुमाल बाहर निकाला तो उसमें लिपटा हुआ नीले नगीने वाला चांदी का वो बुंदा बाहर गिर पड़ा जो मैंने चश्मे वाले गार से उठाया था, जहां उस रात 2 मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से मुलाकात करने और प्यार मोहब्बत की बातें करने आए थे। दरवाजे में से धूप की किरणें अंदर आ रही थीं, जिनकी वजह से खोली के अंदर रोशनी थी। जैन ने नीले नगीने वाले बुंदे को देखा तो यूं पीछे हट गई जैसे मेरी जेब से बिच्छू निकल आया हो। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्या बात है? जैन ने बुंदा उठा लिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैं फौरन सारी बात समझ गया। ये बुंदा जैन का ही था और वही उस रात उस गार में आई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये बुंदा तुम्हारा है तो तुम ले लो। जैन ने जल्दी से उसे जमीन पर फेंक दिया। बोली, मैंने कब कहा ये बुंदा मेरा है? मैंने तो इसलिए उठा लिया था कि मुझे अच्छा लगा है। मैं शरारत से मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, अगर ये बुंदा तुम्हारा नहीं है तो फिर तुमने ये क्यों पूछा कि ये बुंदा तुम्हें कहाँ से मिला? इसका साफ मतलब ये है कि तुम इस बुंदे को पहचानती हो। जैन ने हंसकर कहा, असल में इस किस्म का बुंदा मेरी एक सहेली के पास था। कुछ रोज हुए उसका बुंदा गुम गया है। लाओ मैं इसे अपनी सहेली को दे दूं। मैंने बुंदा जैन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वैसे तुम्हारी सहेली ने यह बुंदा जिस गार में गिराया था मैं भी वहां मौजूद था। अब तो जैन का रंग उड़ गया। उसने चांदी का बुंदा ले लिया, सर झुकाए एक पल के लिए कुछ सोचती रही, फिर मेरी तरफ देखते हुए ठंडा सांस भरा और बोली, मैं फूफी के गांव के एक नौजवान से मोहब्बत करती हूँ। उसका नाम ताज है। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मेरी माँ वहाँ मेरी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि ताज के खानदान से हमारे खानदान का जमीन के मामले में झगड़ा चल रहा है। मैंने तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया है। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी माँ को कुछ नहीं बताओगे। मैंने जैन से कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं कब तक यहाँ हूँ। आज जिंदा हूँ तो कल जिंदा रहूंगा या नहीं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे मैं तुमसे भी एक वादा लेना चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे तुम्हारी माँ को सदमा पहुंचे। जैन ने मुझे कोई जवाब न दिया। उसने बर्तन टोकरी में रखे और खामोशी से निकल गई। सारा दिन और सारी रात गुजर गई। अलिया वापस ना आया। दूसरा दिन और दूसरी रात भी गुजर गई। मुझे तशवीश होने लगी कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। आखिर तीसरे रोज शाम हो रही थी कि अलिया आ गया। अपनी बहन से कुछ बातें करने के बाद वो मेरी खोली में आया, दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ाई और मेरे करीब बैठ गया। उसके चेहरे के तासुरात से मैं कुछ अंदाजा न लगा सका। मैंने पूछा, अपने एजेंट का कुछ पता चला? वो बोला, ये कैसे हो सकता है कि उसका पता न चलता? वादी कश्मीर में हमारे साथी जगह जगह मौजूद हैं। मैंने बेताबी से पूछा, वो जिंदा तो है ना? अलिया बोला, हाँ वो जिंदा है।
फिर मेरा हाथ उसने अपने हाथ में ले लिया और कहने लगा, उसने तशद्दुद बर्दाश्त करने में बड़े बड़ों को मात दे दी है। वो बड़ा दलेर आदमी है। हर मुसलमान मुजाहिद को ऐसा ही होना चाहिए, जब ही हम भारतीय गुलामी से निजात हासिल कर सकते हैं। अलिया को ये सारी रुइदाद उसके एक आदमी ने बताई थी, जिसने अपनी आंखों से एजेंट पर शदीद अजियतनाक तशद्दुद होते देखा था। मैंने पूछा कि उसे किस जगह रखा गया है और क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं। वो बोला, उसे भारतीय फौज की एक कंपनी ने अपनी हिफाजत में दरियाए जहलम के किनारे सतलड़ी की पहाड़ी के एक रेस्ट हाउस में रखा हुआ है। ये रेस्ट हाउस नहीं बल्कि टॉर्चर कैंप है, और जहां ऐसे लोगों को लाकर उनसे पूछगिछ की जाती है जिन पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम होता है। उन पर वहशियाना जुल्म किया जाता है। कई आदमी तशद्दुद की ताब न लाकर शहीद हो चुके हैं। फौजी उनकी लाशें वीराने में फेंक देते हैं। एजेंट को भी शदीद अजियतें दी गई हैं। वो बेहोश पड़ा है, मगर उसने ये नहीं बताया कि वो कौन है, कहाँ से आया है और उसके साथी मकबूजा कश्मीर में कहाँ कहाँ है। मुझे एजेंट पर किए गए मजालिम का अफसोस हुआ, लेकिन मेरा सर फख्र से बुलंद भी हो गया कि उसने हमारी लाज रख ली थी और दुश्मन के बहीमाना तशद्दुद के बावजूद अपनी जबान नहीं खोली थी। मैंने अलिया से पूछा कि हम उसे वहां से कैसे निकाल सकते हैं। अलिया ने एक लम्हे के लिए कोई जवाब न दिया, फिर धीमी आवाज में कहने लगा, इसके लिए पूरी मंसूबाबंदी करनी होगी। सतलड़ी के टॉर्चर कैंप पर इंडियन मिलिट्री का कब्जा ही नहीं बल्कि उसकी पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। एक फरलांग के फासले तक बाहर का कोई आदमी जंगल में दाखिल नहीं हो सकता। फौजियों ने रेस्ट हाउस तक आने वाले जंगल के खास रास्तों पर बारूदी सुरंगें भी लगा रखी हैं। ऐसा मामूल के मुताबिक होता है क्योंकि इस टॉर्चर कैंप में बड़े खतरनाक किस्म के लोगों को भी तफ्तीश और पूछगिछ के लिए लाया जाता है। मैंने कहा, अलिया, मैं इससे पहले भी कई खतरनाक मुहिमें तय कर चुका हूँ। क्या तुम मुझे सतलड़ी के जंगल तक ले जाओगे? अलिया मुस्कुराया, बोला, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी तरबियत और तुम्हारे जज्बे पर बिल्कुल कोई शुबा नहीं, लेकिन हकीकत की दुनिया होती है। जब तक तुम्हें ये नहीं पता चल जाता कि बारूदी सुरंगें कहाँ कहाँ और किन रास्तों में दफन हैं, तुम्हारे लिए एक कदम भी बढ़ाना अपनी मौत की तरफ जाना होगा। और फिर तुम ये शॉटगन लेकर वहाँ अकेले नहीं जा सकते। वहाँ भारतीय फौज की एक पूरी कंपनी तैनात है जिसके पास जदीद तरीन असलहा और रॉकेट है। मैं खामोश हो गया। अलिया बोला, इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना होगा। अपने तमाम वसाइल से काम लेना पड़ेगा। रेस्ट हाउस में अपना एक आदमी मौजूद है। वो किचन में काम करता है, लेकिन वो हमारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। बहरहाल तुम मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो, मैं पूरा इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। अलिया चला गया। अब उसके इंतजार का सिलसिला शुरू हो गया। दिन के वक्त जैन मेरे लिए चाय रोटी लेकर आती और रात को जीनत खाना लेकर आती। अभी तक किसी को मेरी खुफिया कमीनगाह का इल्म नहीं हुआ था। अलिया को गए दूसरा रोज था। मैं मामूल के मुताबिक मुंह हाथ धोने नाले पर जाने लगा तो मुझे फासले पर नीचे नाले के किनारे एक सरमुंडा साधु दिखाई दिया। उसने गांठों पर कंबल डाल रखा था और झुककर नाले के बरसाती पानी में अपनी चादर धो रहा था। मुझे हैरानी हुई कि अभी तक इस तरफ कोई इंसान नहीं आया। फिर ये साधु कहाँ से आ गया? फिर मैंने यही सोचा कि ये कोई साधु है। कश्मीर के इलाकों में इस किस्म के साधु अक्सर देखे जाते थे जो गारों में बैठकर रियासत का कारोबार करते थे। ज़ईफुल एतकाद हिंदू औरतें उनके चरणों में रुपए, दूध, मिठाइयाँ और फूल अर्पण करती थी। हो सकता है इनमें कुछ सच्चे लोग भी हो, लेकिन ज्यादा तादाद ऐसे साधुओं की थी जिन्होंने ये कारोबार बना रखा था। इतने में मुझे पीछे से जैन हाथ में टोकरी पकड़े आती नजर आई। मेरा दिल एकदम से धड़क उठा। मैं नहीं चाहता था कि जैन इस अजनबी साधु के होते हुए मेरी खोली में आए। जैन भी बड़ी होशियार लड़की थी। उसने जब एक साधु को नाले के पास बैठे कपड़े धोते देखा तो वहीं से वापस मुड़ गई। मेरी जान में जान आई। चंद मिनट के बाद साधु ने चादर निचोड़कर हवा में फटकी और राम राम करता नाले के ऊपर वाले किनारे दरख्तों में गुम हो गया। 1 मिनट तक जैन ने इंतजार किया। जब उसे यकीन हो गया कि साधु अब नहीं आएगा तो वो नीचे उतर आई। मैं उसे बराबर देख रहा था। उसके पीछे और इर्द गिर्द फजा बिल्कुल खाली थी। जब वो मेरी खोली में आ गई तो मैंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। जैन, तुम खुदा के लिए मुंह अंधेरे आया करो। अगर वो साधु तुम्हें देख लेता तो खामखा मेरे दिल में शुबा सा पड़ जाता, क्योंकि जहाँ कोई भी आदमी मेरा दुश्मन हो सकता है। जैन मुस्कुरा रही थी। टोकरी से बर्तन निकालने लगी। बोली, तुम खामखा डरते हो, ऐसे साधु तो यहाँ आते ही रहते हैं। फिर भी मैं उसे देखते ही वापस मुड़ गई थी। तुम फिक्र न करो, उसने मुझे यहाँ आते नहीं देखा। मैंने चाय की प्याली उठाते हुए कहा, फिर भी हमें बेहद एहतियात की जरूरत है जैन। वादा करो कि कल से तुम सुबह सुबह अंधेरे में आया करोगी। जैन मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अच्छा बाबा, वादा। जब वो जाने लगी तो मैं दरवाजे के साथ लगकर खड़ा था। मेरी आंखें दरवाजे की दर्ज में से बाहर का जायजा ले रही थीं। जैन मेरी नजरों से ओझल हो गई, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। मुझे वो साधु फिर नजर नहीं आया था। मैं बोरियों के पीछे बिछे हुए बिस्तर पर आकर कंबल ओढ़कर बैठ गया। बाहर आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे।
इसलिए दरवाजे की दर्जों में से दिन की फीकी रोशनी ही अंदर आ रही थी, जिसकी वजह से खोली के अंदर अंधेरा था। वक्त गुजरता चला जा रहा था। आज अलिया की वापसी का दिन था। उसे रात को वापस आना था। मैं दिल में दुआ मांग रहा था कि वो पूरा इंतजाम करके आए ताकि हम अपने एजेंट को दुश्मन की कैद और उसके वहशियाना तशद्दुद से जितनी जल्दी हो सके निजात दिला सके। मुझे बादलों की धीमी गरज सुनाई थी, फिर बूंदाबांदी की टपाटप सुनाई देने लगी। मैंने कंबल अच्छी तरह से अपने कांधों पर कर लिया और आंखें बंद कर ली। जाने क्यों मुझे सुजाता का ख्याल आ गया। उसकी सांवली सूरत आंखों में फिर गई। वो तो मुझे कैप्टन किशन समझ रही थी। वो मुझसे प्रेम करती थी और शादी करने वाली थी। जब उसे पता चला होगा कि मैं असल में कैप्टन किशन नहीं था बल्कि दुश्मन का जासूस था और मुसलमान था, तो उस पर क्या गुजरी होगी। ये इंसानी जज्बों के बड़े कमजोर मगर बड़े अहम तरीन लम्हात थे। मैं इनकी हकीकत से बाखबर था, लेकिन उस वक्त मुझे इन कमजोर जज्बों की जरूरत नहीं थी। मैंने सुजाता का ख्याल दिल से छिटक दिया और अपने एजेंट को भारतीय फौज की कैद से आजाद करवाने के मंसूबों पर गौर करने लगा। एक आहट सी हुई। मैंने आंखें खोल दी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजे की तर्ज में से झांक कर बाहर देखा। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वही सरमुंडा साधु झाड़ियों की ओट में से मेरी खोली की तरफ बढ़ रहा था। मेरा शक यकीन में बदल गया। ये शख्स भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी था। मेरे पास शॉटगन ही थी जिसके आगे साइलेंसर लगा था। मैं तेजी से लकड़ी के ढेर के पास आया, उसके नीचे से शॉटगन निकाली और दरवाजे की कुंडी आहिस्ता से उतार कर कोने में लगकर खड़ा हो गया। शॉटगन का रुख दरवाजे की तरफ था। साधु दरवाजे के पास आकर रुक गया। बाहर से उसने दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और साधु एक तरबियत याफ्ता फौजी की तरह छलांग लगाकर अंदर आ गया। मेरी शॉटगन की नाली फौरन ही उसकी गर्दन के साथ लग गई। मैंने उसे हाथ ऊपर उठाने के लिए कहा। उसने हाथ में रिवॉल्वर होने के बावजूद हुक्म की तामील की। मैं नहीं जानता वो अलिया की तलाश में वहां आया था या मेरी तलाश में, लेकिन उसने हमारी खुफिया जाय पनाह देख ली थी। अब उसका वहां से जिंदा वापस जाना हमारे मिशन की तबाही का बायस था। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने फैसला किया और शॉटगन को नीचे फेंककर उसकी गर्दन को अपने मजबूत बाजुओं में जकड़कर पूरी ताकत से उसे बाईं जानिब एक जोरदार झटका दिया। साधु मेरी बाहों में लटक गया। मैंने साधु का रिवॉल्वर उठाकर देखा। वो भरा हुआ था। रिवॉल्वर और शॉटगन को मैंने लकड़ियों के ढेर के नीचे छुपा दिया और साधु की लाश खींचकर चावलों की बोरियों के पीछे डाल दी। शाम को जीनत मेरे लिए रोटी लेकर आई तो मुझे चौकन्ना देखकर हैरानी से बोली, क्या बात है। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और मोमबत्ती की रोशनी करके जीनत को साधु की लाश के पास ले गया। वो लाश देखकर दहशतजदा सी होकर रह गई। मैंने साधु का रिवॉल्वर और गोलियां उसके सामने रख दी और सारा वाकया बयान कर दिया। जीनत ने कहा, तुमने बड़ी होशियारी और अक्लमंदी से काम लिया। ये मिलिट्री की खुफिया पुलिस का आदमी ही था, वरना एक साधु को अपने पास रिवॉल्वर रखने की क्या जरूरत थी। अब इसकी लाश यहाँ से दूर किसी जगह जमीन में दफन कर देनी चाहिए। मैंने कहा, अलिया आज रात आ रहा है, हम लाश को ठिकाने लगा देंगे। बहरहाल तुम होशियार रहना और सुबह जैन को चाय देकर मत भेजना। हो सके तो तुम खुद आ जाना, मगर मुंह अंधेरे। जीनत चली गई। साधु की ठंडी लाश मेरे करीब ही बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। मैंने उठकर दरवाजे को कुंडी लगाई और अपनी जगह पर कंबल ओढ़कर बैठ गया। घंटा आधा घंटा गुजरा होगा कि दरवाजे पर मखसूस दस्तक हुई। ये अलिया की दस्तक थी। दरवाजा खुलते ही वो तेजी से अंदर आ गया। उसके हाथ में फावड़ा था। उसने पहले साधु की लाश और उसके रिवॉल्वर का मुआयना किया, फिर मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके बाहर निकल गया। एक मुनासिब सी जगह देखकर उसने फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। बारिश के बायस जमीन खासी नरम हो चुकी थी, चुनाचे साधु का आखिरी मस्कन तैयार करने में उसे कोई खास दिक्कत न हुई। मैं अंदर से साधु की लाश को उठा लाया। गनीमत ये थी कि बारिश के बायस सारे गांव वाले अंदर दुबके हुए थे, इसलिए किसी ने हमें ये कार्रवाई करते न देखा। 10 घंटे के अंदर अंदर हम अपने काम से फारिग हो चुके थे। हम दोबारा कोठरी में आ गए। अलिया ने जेब में हाथ डालकर एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाल कर मेरे सामने कर दिया। बोला, ये मैं जम्मू से लेकर आ रहा हूँ। वहाँ की इंटेलिजेंस में हमारा एक आदमी मौजूद है जिसका पाकिस्तान से भी राब्ता है। मैंने कागज खोलते हुए दरियाफ्त किया, मगर ये है क्या? अलिया ने कहा, उस रेस्ट हाउस का नक्शा जहाँ एजेंट को कैद किया गया है। मैंने उसके शाने थपथपाए, जिंदाबाद, मेरा काम आसान हो गया है। अलिया मूंछों तले मुस्कुराया। अभी तुम्हारे लिए 2 खुशखबरियां और भी हैं। पहली ये कि इस मिशन में तुम्हारी मदद के लिए दिल्ली से भी एक तरबियत याफ्ता शख्स पहुंच रहा है। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया? वो बोला, उसी आदमी ने। उसका कहना है कि पाकिस्तान में जिन लोगों से उसका राब्ता है उन्होंने उसे हिदायत की थी कि तुम्हारी भरपूर मदद की जाए ताकि तुम एजेंट को रिहाई दिलवाने में कामयाब हो सको। चुनाचे बड़ों की हिदायत के मुताबिक जम्मू वाले एजेंट ने दिल्ली राब्ता कायम करके उस शख्स से फौरी तौर पर यहाँ पहुँचने के लिए कहा है। मैंने पूछा, आने वाला कौन है?
उसने कहा, इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया। वो बोला, आने वाला अपने साथ एक ट्रांसमीटर भी ला रहा है। मैंने कहा, वंडरफुल। इस खबर से मुझे बेइंतहा खुशी हुई थी।